हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में। अलजेब्रा का यह सबसे कॉमन टॉपिक है। सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है, यूज़ में आता है, वह यही टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ भी कर रहे हैं आपको एक लीनियर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ कि कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 सब्ट्रैक्ट करने से 7 आता है। कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास 7 है। मतलब यह जो हमारा नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसमें से 3 माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर 7 आता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग x वेरिएबल मान लेते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। बहुत ही सीधा सा सवाल है, आप दिमाग में भी सोच के इसको बना सकते हैं। 5 अगर लेंगे हम लोग, x की जगह अगर 5 लेते हैं तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 कर देंगे अगर, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारे पास जो अभी इक्वेशन है वो यही है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसी लीनियर इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन में एक हमारे पास ये इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू है, इसीलिए इसका नाम इक्वेशन पड़ा है। इक्वालिटी, इक्वल टू, इक्वालिटी, और यहीं से बन गया है शब्द इक्वेशन। आज समझ में आ रही है इसको इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक इक्वल का साइन है। ठीक है, ठीक है। तो अब यह इक्वल टू जो है, ये जो इक्वल टू है, एक इसका लेफ्ट पार्ट है, इसका यह एक लेफ्ट पार्ट है और यह एक राइट पार्ट है। लेफ्ट जो है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है? LHS। इस इक्वेशन में हमारे पास LHS है 2x माइनस 3। यही है ना इक्वेशन के लेफ्ट साइड में, यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। और एक होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं हम लोग RHS। यहाँ पे RHS क्या है हमारे पास? 7। ठीक है, तो इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट में होता है इक्वल के, एक राइट में होता है इक्वल के। लेफ्ट वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, राइट वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग को इक्वेशन लिखना बहुत लंबा हो जाता है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल कर देते हैं। खैर, उन सब पे हम लोग बाद में आते हैं। और फिर इक्वेशन में सब इम्पॉर्टेंट क्या होता है? एक ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल, कि अगर वेरिएबल नहीं होगा तो इक्वेशन की ज़रूरत ही क्या है? अगर हमें यह नंबर पता चल ही जाता है यहाँ पे कि 5 है, तो फिर इक्वेशन की बात ही क्या होती? कोई ज़रूरत ही नहीं थी इक्वेशन की। अब हमें पता नहीं था यह क्या है, तो हम मानते हैं कोई एक नंबर है, x कोई एक नंबर है, x इज़ एनी नंबर जिसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 3 माइनस करना है। तो ये जो एनी नंबर है यही हमारा वेरिएबल है, जो हमें नहीं पता है। बाकी 2 हमें पता है, 3 हमें पता है, 7 हमें पता है। x एक ऐसा नंबर है जो हमें नहीं पता है, तो यह हमारा वेरिएबल है। ठीक है, इक्वेशन में इसी की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वन वेरिएबल है। इसमें हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, x होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी होगा कोई एक होगा, सिर्फ एक होगा। अगर मैं बता दूँ कि मेरे पास 2 नंबर हैं A और B, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे 7 मिल जाता है। ठीक है, इसको आप आराम से सोच सकते हैं। 5 + 2 भी हो सकता है, ये 3 + 4 भी हो सकता है, 1 + 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका सॉल्यूशन, है ना। इसका सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। खैर, अभी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अगर इस तरह का इक्वेशन हुआ जिसमें 2 नंबर हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये 2 वेरिएबल की बात हो जाएगी। ये 2 वेरिएबल है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी सिर्फ 1 वेरिएबल वाले। 2 वेरिएबल वाले हम लोग देखेंगे बाद में, अभी हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे कि
ये इक्वेशन है और इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल आ गया है तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ट्राई करके तो सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ट्राई करके सॉल्व, लेकिन एल्जेब्रा से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तुक्का मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं, तुक्का लग सकता है, तुक्का नहीं लग सकता है, हर तरह की बात होगी, लेकिन अगर दो वेरिएबल हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन वन वेरिएबल अगर है तो हम लोग गारंटी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। या ऐसा आ जाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है जो ऐसा नंबर हो जाए। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक इंटीजर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे 2 इंटू n इज इक्वल टू 13 आ जाए, तो यह इंटीजर तो नहीं होगा ना, यह 6.5 होगा तभी ऐसा हो सकता है। अब तुम बोलोगे कि इंटीजर निकालना है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ये कैन नॉट बी सॉल्व। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इक्वेशन का आंसर नहीं सॉल्व कर पाए, इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाए, आंसर नहीं निकाल पाए, वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन अगर एक वेरिएबल है तो हम लोग डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ निकलेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग मतलब देख के हम वेग में नहीं रहेंगे, देख के हमें पता चल जाएगा, इक्वेशन के साथ कुछ करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये हो रहा है इक्वेशन। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए x की वैल्यू कुछ निकालनी है, x इज इक्वल टू कुछ आना चाहिए हमारे पास, है ना। अब x इज इक्वल टू चाहिए तो हमें यहाँ से ये 3 को हटाना है और इस 2 को हटाना है, इन दोनों को यहाँ से हटाना है, ठीक है। तब यह जो हमारा इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ अगर 3 ऐड कर देता हूँ तो सेम ही रहेगा ना। अब मेरे पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है 5, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों में अगर मैं +1 कर देता हूँ तो हमारे पास 6 और 6 आएगा, ये दोनों भी बराबर रहेंगे। इनको इंटू 2 और इंटू 2 अगर कर देता हूँ तो इधर भी 12 हो गया, इधर भी 12 हो गया, ये दोनों अभी भी बराबर रहेंगे। तो अगर हमारे इक्वल टू के तरफ दोनों तरफ ये जो लेफ्ट साइड है LHS और RHS, दोनों साइड मैं कुछ ऐड कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ या डिवाइड कर दूँ, तो दोनों फिर भी बराबर ही रहेंगे, है ना। जैसे देख लो, फिर से एक देख लेते हैं, हमारे पास नंबर है 3 और दूसरा नंबर भी है 3। इस दोनों को अगर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो 3/5 इधर आ जाएगा और इधर भी 3/5 आ जाएगा, ये दोनों अभी भी बराबर ही रहेंगे। तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड अगर मैं सेम ऑपरेशन कर देता हूँ तो दोनों फिर भी बराबर रहेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड फिर भी बराबर ही रहेंगे। तो यहाँ हमें -3 को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे अगर मैं +3 कर देता हूँ, +3 इधर किया और +3 इधर भी किया, तो -3 और +3 ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, है ना। 7 + 3 10 आ गया। अब इस 2 को भी ख़त्म करना है हमें, 2 को ख़त्म करना है। 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ को, मैं 1/2 इंटू इधर कर दिया, ये यहाँ भी इंटू कर दिया 1/2। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना बोलो या 2 से डिवाइड करना बोलो, बात तो एक ही है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 से डिवाइड कर रहे हैं, खैर जो भी कर रहे हैं, तो ये 2 कट जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 5। अब इसको x की वैल्यू यहाँ पे वापस डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं सही हो रहा है या नहीं। 2 इंटू 5 माइनस 3, ये लेफ्ट हैंड साइड है, कितना होगा ये 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब हमारा इक्वेशन सही सॉल्व हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। यदि x की वैल्यू 5 रखी तो, यदि x की वैल्यू हम लोग 6 रख देते, यदि x की वैल्यू हम लोग 6 रख देते तो क्या होता, 2 इंटू 6 LHS ये होता, LHS इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 3।
ये कितना हो जाता है 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, है ना। अब ये RHS के बराबर नहीं है, RHS के बराबर नहीं है, तो x इज इक्वल टू 6 इसका सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, क्या हो रहा है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब जो काम जो हमने किया, हमने क्या किया था, कुछ ऐड किया था और कुछ मल्टीप्लाई किया था, दोनों साइड किया था। तो ऐड करने से क्या हुआ था हमारे पास 2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3, यही आया था। मतलब ये -3 प्लस 3 खत्म हो गए थे, यहाँ पे हमारे पास आ गया था 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, यही किया था हमने। यहाँ पे फिर से उसी चीज को देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे -3 प्लस 3 खत्म हो जा रहा है। ये -3 जो था, यह जो -3 था बेसिकली हो रहा है कि ये उठ करके दूसरी तरफ चला जा रहा है, इस तरफ से गायब हो गया है और दूसरी तरफ आ गया है ये। तो -3 उठ करके इधर से इधर चला गया और साइन इसका बदल गया है, माइनस से यह प्लस हो गया है ना। उसी तरह से फिर हमने इसको 1/2 से जब मल्टीप्लाई किया था, 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 किया था x। तो ये 2 यहाँ से ख़त्म हो गया था और इधर आ गया था, है ना। ये 2 इधर उठकर इधर आ गया है, 2 जो लेफ्ट साइड में था ये उठ करके राइट साइड में आ गया और कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा है। ध्यान देने वाली बात है, जो नंबर लेफ्ट में था वही नंबर राइट में आ रहा है, चाहे हमने ऐड किया हो, +3 ऐड किया हो या मल्टीप्लाई किया हो या डिवाइड करेंगे या जो भी बोलोगे, वो सेम नंबर है। जो हमारा लेफ्ट साइड में है वही नंबर राइट साइड में आ रहा है। लेकिन जो माइनस था ये प्लस हो जा रहा है, जो प्लस होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वह डिवाइड में चेंज हो जाता है और जो डिवाइड है यह मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। इस तरह से हम लोग लेफ्ट साइड के किसी भी नंबर को राइट साइड में भेज सकते हैं। तो हमें ये +3 -3 करके एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग सीधा लिख देते हैं 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, है ना। 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, एक ही बार में ये लिख देते हैं। फिर एक ही बार में हम लोग इसका सॉल्यूशन भी लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, एक ही लाइन में इसको लिख देते हैं हम लोग, 2 लाइन में लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करेंगे हम। तो पहला इक्वेशन है 5x 5/2 सॉरी 5/2x इज इक्वल टू 18। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है ये। हम लोग पिछली क्लास में क्या देखे थे, लेफ्ट साइड में यदि प्लस हो तो उसको राइट साइड में भेजने के लिए उसको माइनस पे चेंज करना होता है, यदि माइनस हो तो राइट साइड में जाके यह प्लस होता है, यदि मल्टीप्लाई हो तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाता है, और यदि डिवाइड हो तो राइट साइड में जाकर के यह मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास है यहाँ 2 है डिवाइड में है ये, और ये 5 मल्टीप्लाई में है ना। x को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और 2 से डिवाइड किया गया। तो जब 5 को हम लोग राइट साइड में भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2x इज इक्वल टू 18 डिवाइड हो जाएगा या 5 से। और फिर जब 2 को राइट साइड में भेज देंगे हम लोग, तब क्या होगा, यह न्यूमरेटर में चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 18 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे अब हम लोग पहले 2 को भेजें या पहले 5 को भेजें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? पहले 2 को भेजेंगे तब भी ये ऊपर ही जाएगा, या पहले 5 को भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो जो अपनी जगह दोनों के फिक्स है ना। यदि मैं पहले 5 को भेज देता तो क्या हो, पहले मैं 2 को अगर भेज देता तो क्या बचता, 5x इज इक्वल टू 18 इंटू 2, और फिर दोबारा में मैं अगर 5 को भेजता राइट साइड में तो भी हमारे पास यही होता 18 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, है ना।
और वहीं अगर मैं दोनों को एक साथ ही भेजने के बारे में सोच लेता कि नहीं मैं बार बार क्यों भेजूंगा, एक ही बार भेजूंगा, तो 18 इंटू 2/5 ऐसे आ जाता है। तो तीनों ही हालत में रहता तो वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 18 इंटू 2/5 ही आया है, यहाँ पर भी वही आया है, यहाँ पर भी वही आया है। तो किस तरह से भेजने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किस ऑर्डर में भेज रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस लेफ़्ट से राइट में जाना चाहिए और आंसर वहीं आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर आराम से ला सकते हैं 7.2, यही आएगा ना। अब मल्टीप्लाई डिवाइड तो मैं नहीं सिखाऊंगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यदि समझ में नहीं आया है तो एक इक्वेशन में प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। 7/3x माइनस 9 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरह का डेसिमल नंबर भी आ सकता है। तो जिनको समझ में आ गया आगे चलेंगे वो लोग, जिनको नहीं समझ में आया है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे, मैं हेल्प करूँगा, मैं बताऊँगा। ओके, हाँ, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर इफ इट्स विड्थ इज 2 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ गया हम लोग। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हो एग्जाम में, सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इस तरह का इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है मैंने अब तक ये सब कवर नहीं किया है, लेकिन पता ही होगा। ये एक रेक्टेंगल होता है इस तरह का, इसका एक ब्रेड्थ होता है b और एक लेंथ होता है l, और इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, और इसको जब हम लोग निकाल देते हैं तो इस क्वेश्चन में दिया है हमारे पास आंसर 13 आता है। और इसकी विड्थ यानी ब्रेड्थ है ना, चौड़ाई, छोटी वाली साइड, वो है 2 3/4, मतलब 2 लेंथ नहीं दिया है जो निकालना है हमें, प्लस 2 3/4 इज इक्वल टू 13। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन कैसे बना है समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यह हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला में हमें जो b की वैल्यू पता थी उसको रख दिया है, और जो नहीं पता है उसको खोज करके निकाल देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए लेफ़्ट साइड में सिर्फ l चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए, लेफ़्ट साइड में सिर्फ l चाहिए। तब हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई में है और 2 3/4 प्लस में है, दोनों को राइट साइड में भेजना है, चाहे किसी भी क्रम में भेजे, कैसे भी भेजे, बस हमें भेजना है। 2 3/4 को राइट भेजना है और इस 2 को राइट भेजना है, इतना ही करना है। तो पहले 2 3/4 को राइट भेज दें, ऐसा कर सकते हैं। 2l इज इक्वल टू 13 माइनस 2 3/4। गलत हुआ क्या? हाँ गलत है यार, क्या गलत है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? गलत है ये तो पता है, लेकिन ये क्यों गलत है ये पता है? क्योंकि ये जो 2 है, इस 2 से हमें l को तो मल्टीप्लाई करना ही था, 2 से हमें 2 3/4 को भी मल्टीप्लाई करना था ना। ये 2 से जो मल्टीप्लाई करना है हमें, l को मल्टीप्लाई करना है और 2 3/4 को भी करना है, और यहाँ पे हमने वो नहीं किया। 2 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसलिए यह गलत है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्यों गलत है? गलत है ये तो ठीक है, गलत है, लेकिन क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि 2 को जो इससे मल्टीप्लाई करना था वह स्टेप छूट गया, हमारा मिस हो गया, तो आंसर भी गलत ही आएगा इसको करने से। इसलिए हम लोग पहले 2 को इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देंगे तो कुछ मिस नहीं होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, l प्लस 2 3/4 इज इक्वल टू 13, और 2 जब राइट में आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। या लेफ्ट में मल्टीप्लाई था, राइट में डिवाइड हो गया है। अब l की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये 2 3/4 को राइट में भेजेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, 13/2 माइनस 2 3/4। 13/2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4।
अब हमें एलसीएम लेना है 4, 26 माइनस 11, क्या आएगा आंसर अब हमारा? 26 माइनस 11, 15/4 आएगा। अब चाहो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं, इसको 3/4 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, है ना, इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तो बात एक ही है। तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व होता है इस तरह से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड द मल्टीपल्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन समझ में आना तो चाहिए पहले, नहीं तो फिर सॉल्व कैसे होगा। हमें दिया है 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 इंटू समथिंग है, कोई एक नंबर है यहाँ पे, ये एक मल्टीपल हुआ 11 का, और 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल मतलब 11 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 11 इंटू उसी को +1 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 5 + 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 कंसेक्यूटिव है तो फिर एक बार फिर +1 करना होगा, +1 यहाँ +2 हो जाएगा, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन तीनों का जब एडिशन करते हैं सम, तो वह हमें 363 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर हमें पता नहीं है, इसी को निकालना है, तीनों नंबर को निकालना है। तीनों नंबर को निकालने के लिए हमें पता है यही नंबर चाहिए, तो इसको हम लोग n मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलो x तीनों में x हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या होगा? 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू 11x, है ना। ये 5 तो नहीं है, 5 तो मैंने ऐसे ही लिखा था। यहाँ पे क्या है? 11 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे 11 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारे 3 नंबर्स हैं। इन तीनों को जब ऐड कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 11x प्लस 11x प्लस 1 प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 363। यह क्वेश्चन में है, दिया हुआ है, यही हमारा इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हमें राइट में भेजना है। किसको भेजना है? यहाँ तो बहुत कुछ है भेजने के लिए, एक 1 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, 11 3 जगह है, इन सबको राइट में भेजना है, और x भी 3 जगह है। तो सबसे पहले तो हमें x को इकट्ठा करना है। पहले एक x रहेगा तभी तो काम बनेगा ना, इस तरह से x फैला हुआ में तो काम नहीं हो पाएगा। कैसे कलेक्ट करेंगे x को? है ना, ये 11x प्लस 11 को x से मल्टीप्लाई करना है, 11 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 11 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा? 11x प्लस 11 प्लस यहाँ पे 11 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 11x प्लस 22। ये कितना आता है? 11x प्लस 11x प्लस 11x, 33x हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 22 है, यह भी 33 हो जाएगा, एज इक्वल टू 363 आया। इधर सॉल्व कर लेता हूँ मैं। हमारे पास आ गया है अब 33x प्लस 33 इज इक्वल टू 363। अब दोनों 33 को हम लोग को राइट साइड में भेजना है, तो पहले तो इसी को भेजना होगा, पहले 33 को भेज देंगे तो क्या होगा? 33 सिर्फ x में मल्टीप्लाई था, इसमें तो नहीं था मल्टीप्लाई, है ना। 33 सिर्फ x में मल्टीप्लाई है, 33 में मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए पहले हम लोग इस 33 को नहीं भेज सकते हैं, पहले हमें इसी को भेजना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 33x इज इक्वल टू 363 माइनस 33 इज इक्वल टू 330। x इज इक्वल टू 330 बाई 11 इज इक्वल टू 30।
ओ 330/33 होगा ना, या 33 नीचे आ रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरह की गलती नहीं करनी है। 330/33 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब चाहो तो इसमें डाल के चेक कर सकते हैं हम लोग। x की वैल्यू यहाँ 10 डालेंगे तो क्या आएगा, 11 × 10 110। x की वैल्यू 10 यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, 11 × 11 121। x की वैल्यू 10 यहाँ डालेंगे तो 12 × 11 132। और इन तीनों को जब ऐड कर देंगे हम लोग तो क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5 + 1 6, 1 + 2 + 3 363 हमारे पास आ गया। इस तरह से हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी गलत कर दिया था, इस तरह की गलती होगी तो यहाँ पे चेकिंग में पकड़ा जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे बनाते हैं और फिर उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इक्वेशन फ्रेम करना है हमें और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, दो काम होते हैं। Devasi has a total of rupees 590 as currency notes in denominations of rupees 50, rupees 20 and rupees 10. The ratio of the number of rupees 50 notes and rupees 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination does she has? एक क्वेश्चन है हमारे पास। देवसी कोई लड़की है, उसके पास 590 रुपये हैं, 590 रुपीज़ हैं उसके पास, बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसके पास तीन तरह के नोट है, 50 रुपये के नोट है, 20 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है। तीन तरह के नोट हैं उसके पास, ठीक है। और 50 रुपये और 20 रुपये के जो नोट हैं उनका रेशियो दिया है 3:5, ठीक है। यहाँ भी समझ में आ रहा है। इफ़ शी हैज़ 25 टोटल ऑफ 25 नोट्स, टोटल नोट्स 50 रुपये के, 20 रुपये के और 10 रुपये के, तीनों तरह के नोट्स को अगर काउंट कर लें टोटल तो वह 25 है उसके पास। तो उसके पास हर तरह के कितने कितने नोट हैं अलग अलग बताना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझना, जिनको आता है उनके लिए तो चुटकी का खेल है, इसको बनाने में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो हमें दिया है 50 रुपये के नोट जो हैं और 20 रुपये के जो नोट हैं, इनका रेशियो 3:5 है, 3:5 है। मतलब यदि 50 का नोट 3 है तो ये 5 है, यदि 50 के नोट 6 है तो ये 10 है, अगर 9 है तो यह 15 है, इस तरह से है। तो अगर 50 के नोट हम लोग 3x मानते हैं तो 20 के नोट उसके पास हो जाएंगे 5x। यदि 50 के नोट उसके पास 3x है तो 20 के नोट 5x है ना। तो 50 के नोट में कितने पैसे हैं उसके पास, सिर्फ 50 रुपये के नोट में, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया यह 150x। और 20 रुपये के नोट में कितने पैसे हैं तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर मेरे पास 5 नोट है 20 के तो टोटल 20 × 5 100 रुपये होंगे। 5x नोट है 20 के तो 5x × 20, मतलब यह 100x रुपीज़ 20 रुपये के नोट में, ठीक है। तो 50 रुपये और 20 रुपये के नोट मिला करके अगर टोटल हम लोग करें इन दोनों का तो कितना आएगा, 150x + 100x, ये कितना आ जाता है हमारे पास 250x, ठीक है ना। प्लस 10 रुपये के नोट में उसके पास कितने पैसे हैं ये हमें नहीं दिया है, 10 रुपये के नोट कितने यह भी नहीं दिया है, और 10 रुपये के नोट से टोटल पैसे कितने यह भी नहीं दिया है हमें। तो इसको हम लोग y मान लेते हैं। टोटल y रुपये हैं 10 रुपये के नोट्स में, इज इक्वल टू 590। यही दिया है क्वेश्चन में। 50 रुपये के नोट में जो पैसे हो रहे हैं टोटल, प्लस 20 रुपये के नोट में जो टोटल पैसे हो रहे हैं, प्लस 10 रुपये के नोट में जो टोटल हो रहे हैं, यह सब मिला के 590 होता है। यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और यह हमारे पास आ गया इक्वेशन, जिसमें हमारे पास आ गए हैं दो वेरिएबल, एक x है एक y है, दो वेरिएबल आ गए हैं 1 और 2। तो इसको हम लोग एलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एलजेब्रा के पास इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा हमारा।
क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अब हम लोग गैस मारेंगे। यदि x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, है ना, गैस ऐसे ही मारना है हमें। x की वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं तो 250 प्लस 250 गुना 1 कितना होगा, 250 इंटू 1 इज इक्वल टू 250। और x की वैल्यू 2 मान लेते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, 250 गुना 2 500। और x की वैल्यू अगर 3 मान लेते हैं, नजर आ रहा है ये, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इसको, x की वैल्यू अगर मैं 3 मान लूँ, अब 250 इंटू 3 करेंगे तो यह 750 आ जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये ख़त्म हो गया, और 3 से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तभी तो 90 रुपये, इसमें 90 रुपये और होंगे तो उसके पास पूछ जाएगा, यहाँ पे उसके पास 340 रुपये और होंगे तो उसके पास टोटल 590 पूछ जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उसके पास x की वैल्यू 1 मानेंगे तो 3x 50 के नोट है, 3x मतलब 3 नोट हैं 50 के, और 5 नोट है 5 नोट है 20 के, यह 50 का नोट है, यह 20 का नोट है, और यह 10 का नोट है। और यहाँ पे 340 रुपीज़ हैं उसके पास 10 के नोट में, मतलब 34 नोट हैं 10 के। एक यह ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है उसके पास 50 के 3 इंटू 2 6 नोट्स हैं। x की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो 50 के नोट कितने होंगे, 3 इंटू 2 6, और x की वैल्यू 2 यहाँ पे लेते हैं तो 20 के नोट होंगे 5 इंटू 2 10, और यहाँ से 10 रुपये के नोट निकलेंगे 90, मतलब 9 नोट है 10 के। यह दो ऑप्शंस दिए हैं, दो ऑप्शन हो सकते हैं फ्रॉम इस इक्वेशन से हमारे पास। तो और हमें क्या दिया गया है, सी हैज़ ए टोटल ऑफ 25 नोट्स। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 25 से ज़्यादा तो ये अकेला ही हो गया है, तो ये पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो गई, अब ख़त्म हो गई ना। और यहाँ पे कितने होंगे, 16 प्लस 10 6 प्लस 10 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो यही हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, उसके पास टोटल 25 नोट्स हैं, 6 50 के नोट हैं, 20 के 10 नोट हैं, और 10 के 9 नोट हैं, सॉरी 20 के 10 नोट हैं, 10 के 9 नोट हैं। ओके, इसको दो इक्वेशन बना के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी हम लोग वन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। दो इक्वेशन अलग अलग बना के भी ये सॉल्व हो जाएगा, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसी क्वेश्चन पे आऊँगा मैं थोड़ी देर में, फिर आऊँगा यहाँ पे। हम इसमें हम लोग दो इक्वेशन भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे थे, तो उसको एक ही इक्वेशन से मैंने सॉल्व किया है। दूसरा एक वेरिएबल अगर कहीं गलती से आ जाता है तो उसको कैसे डील करेंगे, इस तरह से डील कर लेंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of ages of all the three is 135 years. What is the age of each of them? Baichung कोई लड़का है B, एक इसके फादर है F, और एक इसके ग्रैंडफादर है G। ठीक है, तीन लोग हैं, बाइचुंग है, उसके पिताजी हैं और उसके दादाजी हैं। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather, मतलब फादर से 26 ईयर्स कम है ग्रैंडफादर, फादर से 26 ईयर्स ज़्यादा है ग्रैंडफादर की एज। मतलब ग्रैंडफादर की एज कितनी है, फादर प्लस 26, फादर से 26 साल बड़े हैं ग्रैंडफादर। यही दिया है ना क्वेश्चन में, तीनों की अलग अलग एज अगर बात करें तो फादर की एज 26 साल कम है, 26 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। तो फादर की एज अगर F है तो ग्रैंडफादर की एज F प्लस 26 है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, बाइचुंग से 29 ईयर्स ज़्यादा है फादर की एज, मतलब बाइचुंग की एज फादर की एज से 29 ईयर्स कम है। बाइचुंग की एज अपने पिताजी की एज से 29 ईयर्स कम है। तो अभी तीनों की एज पता चल गई। अब
तीनों की एज अलग अलग लिख लिया हमने, और इस तीनों का सम दिया है 135 ईयर्स, मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू 135 हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है और उस एक इक्वेशन में एक इक्वेशन है ना, यह ऐसा इक्वेशन क्या बना है हमारा, f माइनस 29 प्लस f प्लस f प्लस 26 इज इक्वल टू 135। यह हमारे पास एक इक्वेशन है। अब यह ध्यान देना, मैंने बाईचुंग के फादर की एज b प्लस 29 नहीं लिखी। अगर b प्लस 29 लिखता तो भी बात तो सही होती, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाता, वेरिएबल एक एक्स्ट्रा आ जाता, फिर उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती। हमें वेरिएबल कम से कम रखना है, एक ही रखना है, इसलिए मैंने फादर की एज को 29 कम करके बाईचुंग की एज निकाल दी। अगर बाईचुंग की एज में 29 जोड़ करके फादर की एज निकालता तो भी सही होता, लेकिन इक्वेशन हमारा दो वेरिएबल का हो जाता, सॉल्व करने में प्रॉब्लम बढ़ जाती। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है f माइनस 29 प्लस f प्लस 26। तो f हमारे पास 3 बार है, 1 2 3, तीनों को एक साथ अगर लिख दें तो कितना लिख सकते हैं, 3f माइनस 29 प्लस 26। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3f माइनस 3 इज इक्वल टू 135। जितना कुछ इक्वल के एक तरफ सॉल्व हो सकता है उसको एक ही तरफ सॉल्व कर लिया, बेकार का दूसरी तरफ ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है हमें। अब हमारे पास क्या बच गया है, 3f माइनस 3 इज इक्वल टू 135। पहले 3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3f इज इक्वल टू 135 प्लस 3 इज इक्वल टू 138। ठीक है, अब इस 3 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 138 डिवाइड बाई 3। यह कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, तो फादर की एज हमें मिल गई है 46 की, कोई ज़रूरत नहीं हमें, फादर की एज 46 है। ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी, 46 प्लस 26 इज इक्वल टू 72, और बाईचुंग की एज कितनी हो जाएगी, 46 माइनस 29 इज इक्वल टू 17। तो यह हमारा आंसर है, बाईचुंग की एज 17, फादर की एज 46, ग्रैंडफादर की एज 72। मिल गया आंसर, बन रहा है, समझ में आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा, वीडियो दूसरा बना के दूंगा, आंसर दूंगा, समझ में आएगा बिल्कुल आएगा, इसमें नहीं समझ में आने वाली कोई बात नहीं है।